Good afternoon, everyone. I welcome you all in this today's webinar. Today we have with us CA Manoj Lambaji, our guest faculty for today webinar. Or I want to share with all of you that last time he has taken a webinar on how to reply notice under Income Tax Act, and more than 40,000 members have seen that our program on our Facebook. Also, we have with us CA Aisha Rahmanji, our guest panelist, CA Sunil Kalra our taxation expert from Delhi, CA Manjeet Singh ji from Punjab. I welcome you all. And now I request CA Sunil Kalra to please present formal welcome address. Yeah, good evening, everyone. I welcome CA Manoj Lambaji, who needs no introduction. Our guest faculty, who is supposed to share his view on the recently announced stimulus package or Atmanirbhar Bharat, and also welcoming CA Aisha Rahman, CA Manjeet ji, our technical team experts, CA Keshav, and Mr. Raj Chawla, the host, who always initiate the program like this. So, about Manoj ji, he has recently launched one application called Tax Mitra, where you can save the document of ITR, PAN, Aadhaar of clients, and you can file your returns as well. In nutshell, we can say all financial services under one roof. So let's welcome Mr. Manoj Lamba for this wonderful deliberation. Now over to Mr. Lamba. Thank you. Thank you, Kalaraji, and thank you, Rajji, for giving me opportunity again and again to interact with the viewers. तो सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अभी 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के चलते संपूर्ण भारतवर्ष को 5वीं बार संबोधित किया, लेकिन इस बार के संबोधन का जो उद्देश्य था वो लॉकडाउन लगाना नहीं था, बल्कि ये भी था कि किस तरह अब इस लॉकडाउन से निकलना है और इस लॉकडाउन के चलते हुए, इस कोविड-19 के चलते हुए हमें भारत को समक्ष किस प्रकार बनाना है। उन्होंने जो इस भाषण में बात की, उसका जो मेन थीम था, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज अगर हम इस डिस्कशन को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक पे वेबिनार कर रहे हैं, तो इसका कोई तो औचित्य होगा क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे व्यवसाय जगत को लेके, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, स्पेशली फॉर द एमएसएमई, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, काफी सारी घोषणाएं की गई। उनमें से कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेंगी, और खासकर हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है, जो हमारा यूथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए कुछ विशेष अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं ये बातें, ये अनाउंसमेंट। बेसिकली इस टॉपिक को चूज करने के पीछे मेरा जो पर्पस था, उसका पर्पस यही था कि मैं अपने यूथ को, अपने यूथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों को अवगत करा सकूं कि एमएसएमई सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए निकल के आ रही है। चाहे हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। मोदी जी के भाषण की एक बात और विशेष थी, जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को बल मिलने वाला है। उन्होंने इस भाषण में विशेष रूप से कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को अपने लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना होगा, अपने लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना होगा, और लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने के लिए एकमात्र सहारा है हमारे एसएमई, जिसे हम सूक्ष्म, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। छोटे लघु उद्योग, सूक्ष्म, छोटे और लघु उद्योग जो हमारे हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, उनके जरिए ही भारत को आत्म सक्षम बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एक थीम और दिया हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कि बी लोकल, बाय लोकल,
बी वोकल टू द लोकल। दोबारा है बोल रहा हूं सर, बी लोकल, बाय लोकल, बी वोकल टू द लोकल। अगर हमें अपने ब्रांड का प्रचार करना है, अपने द्वारा उत्पादित की गई छोटी ही राशि को बड़ा बनाना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट के खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, जो हमारे आदरणीय योग गुरु श्री रामदेव जी ने किया, बाबा रामदेव जी ने किया। उन्होंने आज उनकी आप ऐड देखते हैं तो मैक्सिमम ऐड जो पतंजलि की आती हैं, रामदेव जी खुद ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। हर प्रोडक्ट के लिए उन्हें किसी टीवी एक्टर या टीवी एंकर या किसी फिल्म स्टार की जरूरत नहीं है, हर ऐड को वो खुद ही प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करे और भारत की बनी वस्तुओं की क्वालिटी बनाए और उस क्वालिटी का, उसकी उत्तमता का, उसकी अच्छाइयों का प्रचार पूर्ण भारतवर्ष में करे। जब एक प्रोडक्ट का बार बार हर व्यक्ति प्रचार करेगा, उसके गुणों और अवगुणों से विदेशों तक अपनी बात पहुंचाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट को ग्लोबल बनने में देर नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में क्या क्या हुआ। जो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो इस आत्मनिर्भर भारत की बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हमारी एमएसएमई, जिसे माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जा रहा है, उन्हें क्या क्या मिला। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आत्मनिर्भर भारत। पहले मैं ले रहा हूं कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्या आया, फिर इसके लिए जो कुछ और सेक्टर है जहां पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, उसको भी डिस्कस करेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राजी सुन पा रहे हो मेरे को? जी आपकी आवाज आ रही है सर, लांबा सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। आ रही है सर, परफेक्ट। जहाँ कहीं बता देना सर, कहीं पर पता नहीं चलता क्योंकि फोटो नहीं आ रही मेरी। श्योर सर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए। इसमें से सबसे बड़ा ऐलान था, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के लिए 20 लाख करोड़, जी हां 20 लाख करोड़, जो भारतीय जीडीपी का लगभग 10% है, इतने बड़े फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान किया। इतना बड़ा फाइनेंशियल पैकेज किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा भारतवर्ष में तो कम से कम कभी ऐलान नहीं किया गया। कोविड-19 की संकट से बचाने के लिए, उद्योगों को बचाने के लिए, मध्यम वर्ग को बचाने के लिए, व्यवसायों को बचाने के लिए, माइग्रेंट लेबर को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इतना बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है, चाहे लेबर से रिलेटेड है, चाहे लिक्विडिटी से रिलेटेड है, चाहे लॉस से रिलेटेड है। 4L की बात की, 4Ls, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत का विकास करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो अर्थव्यवस्था के 5 पिलर्स पे हमें काम करना पड़ेगा। और 5 पिलर उन्होंने बताए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस और आपका डेमोग्राफी, और लास्ट में उन्होंने बताया डिमांड टू इंडिया, फॉरेन डिमांड टू इंडिया। इन पांचों पिलर पर अगर हम काम करते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेषकर एमएसएमई के लिए जो प्रावधान आए, वो आज की वेबिनार के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आत्मनिर्भर भारत पॉइंट नंबर 1 जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आई, दैट इज ₹3 लाख करोड़, ₹3 लाख करोड़
emergency working capital facility for businesses including MSME। पहला बड़ा ऐलान जो MSME को हुआ 3 लाख करोड़ रुपए का, इतना बड़ा फंड 3 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल की कोई फैसिलिटी दी जा रही है इस इमरजेंसी के दौरान बिजनेस और एमएसएमई को। किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा बड़ा ऐलान ₹20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। ₹20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। ये उन एमएसएमई के लिए है जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थी, जो ऑलरेडी अकाउंट एनपीए हो चुके थे, जिसे हम बैंकिंग भाषा में एनपीए रहे हैं, जिनका अकाउंट ऑलरेडी खराब हो चुका था, जो बैंक के लिए ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो सरकार ने उन्हें भी दोबारा संकट से उबारने का प्रण लिया है और 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए भी किया है। कैसे मिलेगा ये 20,000 करोड़ रुपया, किसको मिलेगा अभी डिटेल में, पहले हाइलाइट्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड बिग अनाउंसमेंट ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू एमएसएमई फंड्स ऑफ फंड्स। 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सर। इसके लिए इक्विटी के रूप में ये पैसा आएगा। नए एमएसएमई जो आगे आना चाहते हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इस युद्ध में अपना योगदान देना चाहते हैं, सरकार ने उनके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और ये इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए होगा। इसके लिए एक फंड्स ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। कैसे ये वर्किंग करेगा ये भी अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चौथा बड़ा ऐलान, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई एंड अदर मेजर्स फॉर एमएसएमई। एमएसएमई की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। एमएसएमई अब पहले जैसी एमएसएमई नहीं रही, इसका दायरा बहुत विस्तृत हो गया है। 100 करोड़ की टर्नओवर करने वाला यूनिट भी एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। क्या है इसकी जानकारी ये भी अभी हम साझा करेंगे। इससे पहले पांचवा बड़ा ऐलान था कि अब गवर्नमेंट के जो टेंडर होते थे, गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट करनी होती थी, पहले उसके लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए जाते थे। पूरे विश्व के इंडस्ट्री को उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता था और बड़े बड़े लोग जो विदेशी कंपनियां होती थी वो गवर्नमेंट के टेंडर ले जाते थे और भारतीय पैसा देश के बाहर चला जाता था, देश का पैसा देश के बाहर चला जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद बाहरी कंपनियों से परचेज कर रहे थे, क्योंकि ग्लोबल टेंडर इनवाइट करना जरूरी होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, गवर्नमेंट ने कहा कि 200 करोड़ तक के सभी ग्लोबल टेंडर अब डोमेस्टिक होंगे। केवल और केवल उन टेंडर में भारतीय एमएसएमई ही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। छठा बड़ा ऐलान, ये ऐलान आया फर्दर एमएसएमई को मजबूत करने के लिए। आपको पता है कोविड-19 के चलते 24 मार्च 2020 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का होता है, आपको मालूम है 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार ने कहा था मार्च, अप्रैल और मई 24 के 24% एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट कौन है वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए 24 का 24% सरकार देगी। और अब सरकार ने फर्दर कोविड संकट बढ़ता जा रहा है तो सरकार ने इस सपोर्ट को 24 का 24% एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट का जून, जुलाई और अगस्त 20 के लिए भी सरकार ही कंट्रीब्यूट करेगी। यानी जो छोटे उद्योग हैं उन्हें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में और एम्प्लॉइज को अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों का 12+12% सरकार कंट्रीब्यूट करने जा रही है, जिससे कि मालिक के हाथ में भी लिक्विडिटी बढ़े और जो काम करने वाला कर्मचारी है उसके हाथ में भी लिक्विडिटी बढ़े। सातवां बड़ा ऐलान, EPF contribution to be reduced for employers and employees for 3 months
to 10% from 12% for all establishment covered by EPFO for next 3 months. एक वेलकम स्टेप और गवर्नमेंट ने लिया, वो कह रहे हैं कि अगले 3 महीने तक जो आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, जो मैंने अभी पहले बताया कि 12% होता था, उसको कंट्रीब्यूशन की सीमा को घटा के 12% से 10% कर दिया गया है। और ये स्कीम भी अगले 3 महीनों तक इंप्लीमेंट रहेगी। ये था 7वां बड़ा बदलाव जो एमएसएमई के लिए आया। 8वां बड़ा बदलाव, आपको पता है बहुत सारी एनबीएफसी, चाहे हम डीएचएफएल की बात करें, चाहे आईएफएफएल की बात करें, चाहे यस बैंक की बात करें, या इस तरह की बैंकिंग इंडस्ट्री और एनबीएफसी पहले ही स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा लोन डिफॉल्ट हो रहे थे, और अब ऊपर से मार पड़ गई कोविड-19 की। कोविड-19 के इस समय में अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, 3 लोगों की बात कर रहा हूं, 3 कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लेके आ रही है। कैसे मिलेगा यह पैसा, ये भी अभी अगली स्लाइडों में आपसे डिस्कस करूंगा। 9वीं बड़ी अनाउंसमेंट, 45,000 करोड़, जी हां 45 करोड़ का एक और पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लायबिलिटीज ऑफ एनबीएफसीज एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी सरकार आपके लिए लेके आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ₹90,000 करोड़ फॉर लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ डिस्कॉम। डिस्कॉम मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हिंदुस्तान में जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनमें लिक्विडिटी क्रंच चल रहा था। वो कंपनीज लिक्विडिटी के संकट से उभर नहीं पा रही थी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पावर जनरेशन कंपनीज के लगभग 94,000 करोड़ बकाया थे। 94,000 करोड़ बकाया थे। ये भी एक लिक्विडिटी इंजेक्शन के रूप में सरकार ने उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान लिखा है। यह है 10वां बड़ा बदलाव भारतीय उद्योगों को उठाने के लिए, क्योंकि 90,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो एमएसएमई नहीं चलेगा, एमएसएमई नहीं चलेगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे तो भारत नहीं चलेगा, भारत नहीं चलेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। तो ये 90,000 करोड़ का जो फंड है ये भी किस तरह आया है, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 12वां बड़ा बदलाव, आपको पता है काफी समय से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं वो संकट से गुजर रहे हैं। रियल एस्टेट काफी समय से मंदी में था, तो ऐसे में सरकार ने उन्हें भी कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। जितने भी हमारे रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं, जी हाँ, जितने भी हमारे रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, उनको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन या कंप्लीशन की डेट को आगे 6 महीने बढ़ा दिया गया है। 13वां बड़ा बदलाव, जी हाँ, टैक्स रिलीफ टू द बिजनेसेस एज पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड टू द चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट ट्रस्ट, बिजनेसेस, प्रोफेशंस टू बी इशूड इमीडिएटली। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी गवर्नमेंट की एक प्रेस रिलीज आई थी कोविड-19 के चलते, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए तक के, जी हाँ 5 लाख रुपए तक के सभी इनकम टैक्स रिफंड शीघ्र ही आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, तुरंत रिलीज कर दिए जाएंगे। और इस वादे को निपटाते हुए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के रिफंड इशू भी किए हैं। सरकार ने इसे फर्दर सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण चेंज किया है, और वो चेंज ये है कि जितने भी इनकम टैक्स रिफंड आज की डेट में पेंडिंग हैं वो इमीडिएटली रिलीज किए जाएंगे। किस किस के किए जाएंगे, अभी इस पे सस्पेंस है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 14th 50,000 रुपए की लिक्विडिटी आएगी सर इस पॉइंट से। दैट इज रिडक्शन इन रेट्स ऑफ टैक्स ऑफ डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बाय 25% फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर
2021। ये क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सरकार ने कहा 13 मई को ये प्रेस रिलीज आई, 13 मई 2020 को ये प्रेस रिलीज आई, जिसपे हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा उद्योगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर जिस दर से भी कटौती होती थी या जिस दर से भी टैक्स एकत्रित किया जाता था उसे हम 25% रिड्यूस कर रहे हैं, उसे हम 25% रिड्यूस कर रहे हैं फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। अब किस पे ये रिडक्शन मिली, पहले तो ये समझ लीजिए, अगर किसी जगह आपके टैक्स की रेट 10% थी तो अब बचे हुए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इस अनाउंसमेंट के बाद ये रेट 10% में 25% रिड्यूस हो जाएगी। जो टैक्स डिडक्शन होगी वो 7.5% की दर से होगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये बेनिफिट केवल और केवल नॉन सैलरी पेमेंट्स पे दिया गया। नॉन सैलरी पेमेंट मतलब सैलरी इंप्लाइड को इस रिड्यूस टैक्स डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। सैलरी पे डिडक्शन एप्लीकेबल रेट्स पे ही होगी। इसका बेनिफिट मिला इंटरेस्ट पेमेंट पे, प्रोफेशनल फीस पेमेंट पे, कमीशन पे, रेंट पे, प्रॉपर्टी परचेज पे या कोई और पेमेंट पे। ये प्रावधान 14 मई 2020 से पूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, यह छूट केवल पेमेंट टू रेजिडेंट्स को है, पेमेंट टू रेजिडेंट्स को है। अगर आपने कोई राशि का भुगतान इन हेड में किसी ऐसे पर्सन को करना है जो पर्सन आउटसाइड इंडिया है या नॉन रेजिडेंट है, तो माय डियर फ्रेंड्स कोई रिडक्शन नहीं मिली। ये रिडक्शन केवल पेमेंट टू रेजिडेंट्स को है, प्लीज नोट डाउन दैट। सेकंड थिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपको टैक्स डिडक्शन के समय अपने डिडक्टर को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या 1 सितंबर 2019 के बाद से अपना आधार नंबर देना अनिवार्य है अगर आप ये चाहते हैं कि प्रिस्क्राइब्ड रेट से टैक्स डिडक्शन हो। अगर किसी कारणवश आप अपना पैन देने में या आधार देने में असमर्थ रहते हैं तो हायर रेट में कोई 25% की रिडक्शन नहीं है। नोट कर लीजिए, बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तभी है, ये नहीं है कि 20% हायर रिडक्शन आपकी होनी थी तो 25% रिडक्शन हो गया, 15 रह गया। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज स्टिल 20%। If you are not furnished your permanent account number or Aadhaar, as the case may be, to your deductor, then the tax as applicable with previous higher rate is applicable. No reduction in such case. इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। 15वां बड़ा ऐलान, ड्यू डेट्स फॉर वेरियस टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस एक्सटेंडेड। बहुत सारी इनकम टैक्स की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है। कौन कौन सी डेट्स को आगे बढ़ाया गया है अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब वन बाय वन जो हम शुरू हुए थे वही चलते हैं। सबसे बड़ा ऐलान हुआ था कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। जिस दिन से यह अनाउंसमेंट हुई पूरे देश में शोर मच गया कि ये 3 लाख करोड़ रुपए किनको मिलेंगे। Whether all MSME are registered, whether all businesses are registered, eligible, whether traders are eligible, there are so many question marks are put there. There are so many question marks. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या if and buts है, किसको मिलने वाला है ये 3 लाख करोड़, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया तो आज की इस वेबिनार का पर्पस क्लियर हो। इट सेज वेरी क्लियरली टू प्रोवाइड रिलीफ टू दी बिजनेसेस, बिजनेस को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ 20%।
additional working capital finance of 20% of the outstanding credit as on 29th February 2020। रुक जाइए, यहां ये कह रहा है 3 लाख करोड़ किसको मिलने हैं? जिसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है 29 फरवरी 2020 को। एक ऐसा पर्सन जिसका पहले कोई लोन नहीं था, उसका इससे 3 लाख करोड़ में कुछ नहीं है, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके लिए पहली कंडीशन ये होगी कि यू मस्ट हैव सर्टन अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 Feb 2020। प्लीज नोट डाउन द डेट 29 फरवरी 2020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, एक पर्सन की 1 लाख रुपए की लिमिट थी से, या 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 29 फरवरी था 50 लाख रुपए का। 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 50 लाख रुपए। तो आपको कितना लोन मिल सकता है? कितना लोन मिल सकता है? तो मैं बताना चाहता हूं, आपको मिलने वाला लोन होगा 20% ऑफ 50 लाख ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। क्योंकि आपके 50 लाख रुपए पेंडिंग थे 29 फरवरी 2020 को, तो मेरे को कितना मिलेगा? सिर्फ 10 लाख रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट को काउंट करने के लिए क्या सिर्फ सीसी लिमिट्स ही काउंट होंगी या टर्म लोन भी काउंट होंगे? क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई है उसमें वर्ड लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29 फरवरी 2020। स्कीम इज येट टू बी कम, येट टू बी अनाउंस, येट टू बी फ्रेम। लेकिन प्लेन रीडिंग ऑफ प्रेस रिलीज इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज 20% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। तो मेरी समझ से जो मैं समझ पाया हूं, टोटल क्रेडिट आपको देखना होगा, टर्म लोन और सीसी दोनों को मिला के जितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था उसका 20% आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। से आपका 50 लाख रुपए की सीसी थी, 10 लाख रुपए का टर्म लोन था, तो ऐसी दशा में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो गया 60 लाख रुपए, 20% इसका हो गया 12 लाख रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं, क्या आपको 20% मिलेगा या बैंक ये कह सकता है कि भाई तेरी तो पोजीशन ठीक नहीं है, तेरे को 10% देंगे, तेरे को 15 देंगे, तेरे को 20 देंगे, तेरे को कुछ भी नहीं देंगे। अलग अलग तरह के कस्टमर हैं, बैंक के पास अलग अलग प्रोफाइल है। क्या ये बैंक बोल सकता है कि आपको इतना नहीं इतना मिलेगा, इतना नहीं इतना मिलेगा? तो यहां पर प्रेस रिलीज में बिल्कुल क्लियर कहा गया है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है आपको उसके 20% तक मिलने की एलिजिबिलिटी है, प्रोवाइडेड यू गिव योर कंसेंट टू योर बैंक और एनबीएफसी। गिव टू योर बैंक और एनबीएफसी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आपको बैंक में जाके बताना पड़ेगा कि मैं एलिजिबल एमएसएमई हूं, जो 3 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, मेरी 29 फरवरी 2020 को इतनी एलिजिबिलिटी थी, इतना मेरा बनता है, ये मेरे को देने की कृपा करें, ये मिल जाएगा। दूसरा जो आज के टाइम में जनता का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस एडिशनल पैसे को लेने के लिए भी मेरे को बैंकों में फाइलें उठा के घूमना पड़ेगा? क्या चक्कर काटने पड़ेंगे? क्या एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी? क्या गारंटी देनी पड़ेगी? कोई एफडी रखनी पड़ेगी? कोई गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इनटू द माइंड्स ऑफ एमएसएमई। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये 20% मीन 20% है, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उतनी मिलेगा। और सरकार ने कहा है ये टोटली ऑटोमेटिक होगा, ये टोटली ऑटोमेटिक होगा, इसमें किसी तरह की ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, कैसे मिलेगा? सीसी के रूप में मिलेगा या टर्म लोन के रूप में मिलेगा? तो इन दी फॉर्म ऑफ टर्म लोन, इट इज इन दी फॉर्म ऑफ टर्म लोन, ये टर्म लोन होगा।
एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। अब दूसरा सवाल लोगों का, से मेरी सीसी लिमिट थी 10.5% पे, तो अब जो मेरे को टर्म लोन मिलना है, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस, इस पे कितना ब्याज लगेगा? क्या ये ब्याज जो मेरा ऑलरेडी सपोज 11% था, ये 13% होगा, 9% होगा, या 11 ही होगा? तो सरकार ने इसमें बताया है कि ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, बिना ब्याज के नहीं मिल रहा। सरकार आपको उधार दे रही है, आपको संकट से उबारने के लिए, और ब्याज भी लेगी, लेकिन ब्याज कंसेशनल होगा। कितना कंसेशन होगा ये अभी नहीं बताया, कितना कंसेशन होगा यह अभी नहीं बताया गया है। तो ये क्लियर कर लीजिए, कंसेशन का अमाउंट कितना होना है ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। ये 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में भी आ सकता है, सबवेंशन के रूप में भी आ सकता है। क्या होने वाला है अभी स्कीम इज येट टू बी कम, लेकिन जो क्लियर बातें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। जिनके एग्जिस्टिंग लोन है उन्हीं को मिलेगा। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट देखा जाएगा 29 फरवरी 2020 को। तीसरी चीज 20% तक ही मिल पाएगा। चौथा टर्म लोन के शेप में मिलेगा। पांचवा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ये 5 चीजें होनी अनिवार्य है। अब अगली बड़ी चीज, अगला बड़ा कंडीशन जो इन्होंने डाली ये है, दिस विल बी अवेलेबल टू यूनिट्स with up to ₹25 crore outstanding and turnover up to 100 crore whose account are standards. Underline this line my dear friends and read very carefully. यह बेनिफिट केवल उन्हीं यूनिट्स को मिलना है जिनकी टोटल लोन की आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ रुपए तक है। मान लो कोई यूनिट ऐसा है जिसके टोटल लोन 29 फरवरी 50 करोड़ रुपए का था, तो वो इस स्कीम से बाहर हो गया। केवल वही लोग इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे जिनकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ रुपए तक है। एंड ऑल नहीं है माय डियर फ्रेंड, इट हियर इज एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़, और टर्नओवर 100 करोड़ तक होनी चाहिए। अब समझिए, मेरा आउटस्टैंडिंग क्रेडिट तो है 20 करोड़ रुपए, सेल होगी 150 करोड़ रुपए, मैं एलिजिबल नहीं हूं एज पर प्लेन रीडिंग ऑफ प्रेस रिलीज। एज पर प्लेन रीडिंग ऑफ प्रेस रिलीज आई एम नॉट एलिजिबल। मैंने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग है 20 करोड़ की, सेल है 120 करोड़ की। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड करनी है। अगर एक भी फुलफिल्ड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब दूसरी बात करते हैं, मेरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट तो है 30 करोड़ रुपए की, सेल है 50 करोड़ रुपए की, तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूं। तो दोनों कंडीशन दिमाग में बिठा लीजिए। केवल उन्हीं एमएसएमई को इस ऑटोमेटिक इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी का फायदा मिलेगा जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है, और मतलब एंड 25 करोड़ रुपए तक आउटस्टैंडिंग। और अब सबसे भयावह कंडीशन, सबसे भयानक कंडीशन, जिसका अकाउंट स्टैंडर्ड है, यानी 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 आपकी डेडलाइन है। इस दिन आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी 29 फरवरी 2020 से पहले ही आपकी हालत खराब हो चुकी थी, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में चला गया था, जिसे हम अपनी बैंक ऑडिट की भाषा में एनपीए बोल देते हैं। तो आप इस स्कीम के बेनिफिट से बाहर हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। 3 कंडीशन होगी, आपकी सेल 100 करोड़ से कम, आपकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम, आपका अकाउंट स्टैंडर्ड। तीनों कंडीशन मेट करते हैं तो आइए, आपका वेलकम है। सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए आपके लिए अलग कर दिए हैं। तीनों में से एक जगह भी आप फेल होते हैं तो टाटा बाय बाय, हमारे से कॉन्टेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। थर्ड, the unit will not have to provide any guarantee or collateral of their own। से एक पर्सन का 1 करोड़ रुपए का लोन था, उससे 20 लाख रुपीस और मिलने हैं,
तो क्या इसके लिए उसे एडिशनल प्रॉपर्टी या एडिशनल कोलेट्रल या एडिशनल गारंटी कुछ देनी होगी? तो प्रेस रिलीज में इटसेल्फ क्लियर कर दिया है कि इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यह बेनिफिट आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ये टोटल अमाउंट गारंटीड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बैंकों को और एनबीएफसी को दोनों ये कर सकते हैं। बैंक और एनबीएफसी को उनकी पैसे के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी 100% की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, कोई गारंटर नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर की कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं जो मैंने कही, तो आप इसमें लोन के लिए एलिजिबल है, ऑटोमेटिकली लोन हो जाएगा। अगली कंडीशन, इससे लगभग 45 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को फायदा होगा। इससे लगभग 45 लाख माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को फायदा होने वाला है। अब 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में और है। वो क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम कब से शुरू होगी और कब से खत्म होगी। शुरू तो कब से होगी ये अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई फॉर्मल स्कीम नोटिफाइड नहीं हुई है, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 तक खुली रहेगी। डेडलाइन बता दी है, ओपनिंग की डेट का पता नहीं। मैच कब स्टार्ट होगा पता नहीं, लेकिन कितने आवर बाद खत्म हो जाएगा ये पता है। तो सर नोट कर लीजिए, इस स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं तो केवल और केवल 31 अक्टूबर 2020 तक जा पाएंगे। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये 3 लाख करोड़ रुपए किन लोगों के लिए हैं, किन कंडीशंस के साथ हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या गारंटी होगी, क्या कोलेट्रल होगी, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, कब तक स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, मैंने अब आपके हाथ क्लियर करने की कोशिश की है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज आस्क क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम सरकार को बता पाएंगे कि स्कीम में क्या आना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, क्या जो यूनिट एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है वो इस स्कीम का बेनिफिट लेके आएंगे? इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि जहां इन्होंने बेनिफिट देने की बात की वहां पे भी लिखा 45 लाख एमएसएमई को बेनिफिट होगा। ऊपर अगर हेडलाइन पढ़ते हैं वहां पे लिखता है कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई को पढ़ें तो लगता है कि सभी प्रकार के बिजनेसेस, वेदर दे आर ट्रेडर और वेदर दे आर एमएसएमई, दे आर कवर्ड अंडर द स्कीम। But if we read the press release or we read the intention or we read the package is meant for, किसके लिए पैकेज था, किसके बारे में 45 लाख एमएसएमई की बात हो रही है, किसके लिए ये गाइडलाइंस लाने की बात हो रही है, तो वहां पर हर जगह एमएसएमई का जिक्र आ रहा है। जब तक स्कीम नोटिफाइड नहीं हो सकती, हमें इस सवाल के जवाब के लिए कम से कम रुकना पड़ेगा कि क्या ट्रेडर भी इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो 3 लाख करोड़ के बारे में मैंने मोटी मोटी सारी बातें आपके हाथ कवर कर ली। आपके दिमाग में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो लिख लीजिए, आज हम आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद ₹20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। ये क्या किया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि जो अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो गए, पहले हमने पढ़ा 3 लाख करोड़ के लिए कि अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये वो अकाउंट है जो 29 फरवरी को ही स्ट्रेस्ड हो चुके थे। स्ट्रेस्ड मींस एनपीए, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। सब स्टैंडर्ड है, कितना स्टैंडर्ड गिर गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, डाउटफुल हो गया, लॉस्ट हो गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। उन्होंने क्या कहा, प्रोविजन मेड फॉर ₹20,000 करोड़ सबॉर्डिनेट डेप्ट फॉर 2 लाख एमएसएमई। गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली उस स्कीम का बेनिफिट तो 45 लाख एमएसएमई को मिलने वाला था। यहां पर उन्होंने 2 लाख अकाउंट आइडेंटिफाइड किए हैं जो तो या तो एनपीए हैं या ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं। तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम विद ₹4,000 करोड़
credit guarantee trust for micro and small enterprises. Government will support them. Government will support them with 4,000 crore to credit guarantee trust for micro and small enterprises. That is in short called CGT MSC. Banks are expected to provide the subordinate debt to the promoter of such MSME equal to the 15% of existing stake in the unit, subject to maximum 75 lakhs. Subject to maximum 75 lakhs. तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि इस स्कीम से हबीज ट्रस्ट एमएसएमई को या एनपीए को, यानी इसके लिए भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी हो गया। मिलेगा क्या? एनपीए होना चाहिए अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका वेलकम करेंगे स्टिल, लेकिन आपको मिलेगा क्या? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक से मेरे 10 लाख रुपए की लिमिट थी जो एनपीए हो चुकी है। तो 10 लाख का 15% सर कितना हो गया? 1.5 लाख। तो मेरे को 1.5 लाख और मिलने वाला है। से मेरी 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी तो 15 लाख रुपए और मिलने वाले हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 75 लाख। से मेरी 10 करोड़ की लिमिट थी तो 15% कितना होता था? 1.5 करोड़। तो तब कितने मैक्सिमम मिलेंगे? 75 लाख। यानी एक यूनिट को इस स्कीम में 75 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट भी, थर्ड पे चलते हैं। ₹50,000 crore equity infusion through MSME funds of funds. Government will set up a fund with a corpus of 10,000 crore that will provide equity funding support to MSME. आज तक तो आपने सुना था कि गवर्नमेंट लोन भी देती है। पहली बार ये बात हो रही कि गवर्नमेंट इक्विटी फंडिंग करेगी। इट इज ए न्यू कंसेप्ट टू द इंडिया। इट इज न्यू कंसेप्ट टू द इंडिया कि वी गिव फंड्स फॉर इक्विटी सपोर्ट। फॉर दिस ए फंड्स ऑफ फंड्स शैल बी ऑपरेटेड। एक फंड्स ऑफ फंड बनाया जाएगा थ्रू ए मदर एंड ए फ्यू डॉटर फंड्स। एक मदर फंड होगा और कुछ डॉटर फंड होंगे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट लीवरेज ऑफ 1:4 एट द लेवल ऑफ डॉटर फंड्स। मतलब 10,000 करोड़ का मदर फंड बना दिया, 4 वेंचर कैपिटलिस्ट या कहीं और लोगों के थ्रू जो इसमें इन्वेस्टर है 40,000 करोड़ इकट्ठे किए जाएंगे। टोटल 50,000 करोड़ रुपए का फंड हो जाएगा। इस फंड के जरिए हम उन लोगों को इक्विटी प्रदान करने की कोशिश करेंगे जिनके प्रोजेक्ट में हमें वायबिलिटी लगती है और पोटेंशियल लगती है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, यानी 10,000 करोड़ सरकार के, 40,000 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटलिस्ट के और अदर इन्वेस्टर्स के, फॉरेन इन्वेस्टर्स के, 50,000 करोड़ का फंड बन गया। इससे छोटी छोटी फंडिंग करेंगे। फंडिंग लोन के रूप में ना होके के रूप में होगी और ऐसी एमएसएमई को हम लिस्ट कराने की बात भी कर रहे हैं। चावला जी, हाँ जी कालरा जी, क्वेश्चन ले ले पहले यहां तक। सर देख लो सर, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं, अगर मैं कह लूं ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बाद में रह जाते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहेगा। यहां तक क्वेश्चन ले ले पहले। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें केशव जी एक बार आप अगर हैं तो वो क्वेश्चंस कहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। जैसा आप कहते हैं, नहीं तो आगे कंटिन्यू रहता हूँ। सर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे ये आ रहे हैं, डिस्प्ले तो आ रहे हैं लाइव कमेंट्स में। आप लाइव कमेंट में, नहीं तो आगे चलते हैं, 10 मिनट में ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तब तक आई थिंक चावला सर रीजॉइन कर देंगे। जी जी, मैं फिर कंटिन्यू रहता हूँ। ठीक है सर।
The next big change is new definition of MSME. जब से 2006 से MSME एक्ट आया है, तब से माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की एक ही डिमांड रही है, और वो डिमांड ये रही है कि MSME की डेफिनेशन को चेंज कीजिए, MSME की डेफिनेशन को चेंज कीजिए। आज 15 सालों बाद सरकार ने उनकी डिमांड को मान लिया है और MSME की नई परिभाषा देने की बात की गई है। कब एक्ट चेंज होगा, कब ऑर्डिनेंस आएगा, इट इज स्टिल टू बी वॉच, लेकिन MSME की परिभाषा चेंज कर दी गई है। उन्होंने क्या कहा है, डेफिनेशन ऑफ MSME विल बी रिवाइज्ड बाय रेजिंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट। पहली बात, जो इन्वेस्टमेंट के लिए छोटी छोटी लिमिट थी हमारी 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उसको सब्सटेंशियली इंक्रीज किया गया। पहली बात उन्होंने की कि MSME की डेफिनेशन को चेंज करते हुए जो हमारी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की बात होती थी या इक्विपमेंट की बात होती थी, उस परिभाषा को बढ़ा दिया गया, उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और इस लिमिट को सब्सटेंशियली इंक्रीज किया है। दूसरा चेंज जो डेफिनेशन को लेके हुआ है, पहले हमारे मैन्युफैक्चरिंग इसके MSME के लिए 2 सेक्टर होते थे जो एलिजिबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अनदर इज सर्विस सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की जो डिस्टिंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो डिस्टिंक्शन है उसे खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा एक एडिशनल क्राइटेरिया भी इसमें ऐड किया गया है और वो एडिशनल क्राइटेरिया ये है कि अब 100 करोड़ की टर्नओवर तक वाले यूनिट MSME में कवर्ड रहेंगे। और इंडिया के कंटेक्स्ट में आप सोच रहे हैं, अगर 100 करोड़ की टर्नओवर वाला डेफिनेशन वाला व्यक्ति अगर MSME कहलाएगा, तो आपको तो पता है हिंदुस्तान में एक पार्लर इकोनॉमी चलती है जहां पर 1 नंबर और 2 नंबर की बात होती है। तो कितनी सेल हमारी अंडर बुक्स है, कितनी आउट ऑफ बुक्स है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो उस दशा में ये 100 करोड़ का अमाउंट हो सकता है 500 करोड़ भी हो जाए किसी के ओपिनियन में, किसी के ओपिनियन में 300 करोड़ भी हो जाए, किसी के ओपिनियन में 200 करोड़ भी हो जाए। लेकिन इट इज वेलकम स्टेप, एनी MSME यूनिट अप टू द टर्नओवर of 100 crore still remains the MSME, and all the benefits and subsidies available to the MSME sector are eligible to such unit. तो ये कुछ चेंजेस थी जो MSME की डेफिनेशन को लेके हुई। 3 चेंजेस हुई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। MSME की परिभाषा को बदला गया, प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती थी उस लिमिट को बढ़ाया गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की डिस्टिंक्शन को खत्म किया गया और टर्नओवर का एडिशनल क्राइटेरिया ऐड किया गया। 100 करोड़ की टर्नओवर वाले MSME अब MSME ही कहलाएंगे। अब दूसरा चेंज जो हुआ, ये भी MSME सेक्टर को ही लेके है। ये कह रहा है ई मार्केट लिंकेजेस फॉर MSME विल बी प्रमोटेड टू एक्ट एज रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। आपको पता है जितने हमारे छोटे उद्योग थे या सूक्ष्म उद्योग थे या जिसे हम MSME बोलते थे, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या तो ट्रेड फेयर्स में जाते थे, एग्जीबिशंस में जाते थे। आप देखते थे ट्रेड फेयर, हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर आए साल लगता है प्रगति मैदान में भी, तो काफी इंडिया से MSME अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले के लिए वहां आते थे। लेकिन अब कोविड-19 के रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, भीड़ को दूर करने की बात हो रही है, घर से ही काम करने की बात हो रही है, ई इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने चाहा कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो MSME को ई मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसके जरिए अब ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन से छुटकारा मिलेगा। इन्हें रिप्लेस करते हुए हम एक ई मार्केट पोर्टल लेके आएंगे जिस पर भारतवर्ष में रजिस्टर्ड सभी MSME अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर पाएंगे, शोकेस कर पाएंगे और उसके जरिए अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, जिससे भारत को फर्दर आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्टेप जो इन्होंने लिया,
MSME receivable from government and CPSE will be released within 45 days. आपको पता है कोविड-19 के कारण सभी के सभी छोटे उद्योग क्या बड़े उद्योग भी संकट में हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने एक और वेलकम स्टेप लिया। उन्होंने कहा सरकार का अगर MSME के थ्रू कुछ भी बकाया है, पहले आपको पता था कि सरकारी पेमेंट लेट होती थी, रिलीज नहीं होती थी, जिस तरह से गवर्नमेंट रिफंड देने की बात कर रही है, उसी तरह से उन्होंने MSME के लिए भी एक बदलाव किया और कहा कि उनके जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं वो हम 45 दिन के अंदर रिलीज कर देंगे और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मतलब इफ हम MSME supplies goods to the government or any of the government department or military canteens or any government institution, railway like, so their payment will be released within 45 days. So it is very welcome steps to provide further liquidity support, further cash support, further reducing their current ratios or other criteria for MSME. अब एक और वेलकम स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, नो ग्लोबल टेंडर फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़। MSME को सपोर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में जो प्रोक्योरमेंट होती थी, चाहे वो रेलवे में थी, चाहे इंडियन एयरलाइंस में थी, चाहे कोल में थी, चाहे डिफेंस में थी, चाहे किसी और सेक्टर में थी, वहां पर 200 करोड़ रुपए से नीचे के जो टेंडर होते थे पहले वो ग्लोबल टेंडर होते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जिसे हम GFR बोलते हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स की डेफिनेशन को अमेंड करता है, जिसमें अब गवर्नमेंट ने अमेंड करने के बाद कहा है कि अगर 200 करोड़ रुपए तक का कोई टेंडर है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू 200 करोड़ तक है, तो ऐसे टेंडर अब ग्लोबल टेंडर ना होके डोमेस्टिक टेंडर होंगे और उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का अधिकार केवल इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन MSME को ही होगा। केवल और केवल जो टेंडर 200 करोड़ से ऊपर के हैं उन्हीं टेंडर्स में ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए जाएंगे। ये भी MSME को स्ट्रेंथन करने के लिए एक वेलकम स्टेप है। एक जो हमने इक्विटी फंड्स की अभी बात की कि फंड्स बनाया जाएगा, इक्विटी फंड बनाया जाएगा, मदर फंड और डॉटर फंड के थ्रू ऑपरेट करेगा। उसमें एक बात और आई है कि अगर कोई MSME अपने आप को लिस्ट कराना चाहती है मार्केट में, तो उनके लिस्टिंग नॉर्म्स को भी एज किया जाएगा, आसान किया जाएगा, आसान बनाया जाएगा, लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ MSME, ताकि जो लोग उन MSME में इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट रूट करना चाहते हैं, वो लिस्टिंग के जरिए अपनी इक्विटी इन्फ्यूज कर सके। ऐसी भी सरकार ने प्रेस रिलीज में बातें की। ये कुछ महत्वपूर्ण चेंज थे जो MSME सेक्टर को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे थे। उसके बाद मैंने एक और आपसे डिस्कस करना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ये क्या कह रहे हैं? दिस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ PMGKP अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट 12% ऑफ सैलरी ऑफ ईच और बिहाफ ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ये मैंने पहले बताया कि स्कीम में जो हमारा EPF होता है, जिसे हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होते हैं, इसमें 12% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है, 12% कंपल्सरी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करना होता है। कोविड-19 के चलते लिक्विडिटी की समस्या होने के कारण सरकार ने कहा था मार्च, अप्रैल और मई का जो 24% है वो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इस स्कीम को फर्दर 3 महीने एक्सटेंड करते हुए सरकार ने कहा है कि जून 20, जुलाई 20, अगस्त 20 का भी जो 12% का EPF का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो सारा का सारा हम कंट्रीब्यूट करेंगे और इससे लगभग 72 लाख एम्प्लॉइज को बेनिफिट होगा और 2500 करोड़ रुपए सरकार के इसमें लगेंगे। ज्यादा लिक्विडिटी 2500 करोड़ रुपए की लोगों के हाथ में आएगी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको बताया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को 12% कंट्रीब्यूट करना होता था। अब ये 12% का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस करके 10% कर दिया गया है।
each of all establishment covered by EPFO for next 3 months. This will provide liquidity of 2255 crore per month. ये जो किया गया है ये ऑल एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया गया है, 12 से 10 तो सबके लिए हो गया है, लेकिन जो पहले वाली स्लाइड थी जो 3 महीने है, ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऑफ एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट। एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनके लिए स्कीम है जहां पर 100 से कम एम्प्लॉय हैं और जिन एम्प्लॉइज को सैलरी दी जा रही है उनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है, मतलब छोटे लोगों को ही ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। अब अगली बात करते हैं 30,000 करोड़ रुपए, ₹30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। आपको मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में थे, वो बैंकों में भुगतान नहीं कर पा रहे थे, काफी सारी कंपनियां इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में भी चली गई थी। तो गवर्नमेंट ने इन्हें कहा है कि आप अपना डेप्ट फंड लॉन्च कीजिए, अपने बॉन्ड लेके आइए, उसमें हम गारंटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जनरेट करेंगे और वो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम आएगी जैसा कि आरबीआई प्रोवाइड करेगा और इन बॉन्ड्स की रीपेमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड करेगी। 45,000 crore again as a way of guarantee. Existing partial credit guarantee scheme is being revamped and now will be extended to cover the borrowings of lower rated NBFC, Housing Finance Corporation and other microfinancial institutions. Government will provide 20% of first loss supervision guarantee to public sector bank. जो इनके फंड्स डूब रहे हैं लोअर गारंटी स्कीम के कारण, जो एनबीएफसी के पैसे डूब रहे हैं, तो इसमें 20% ऑफ फर्स्ट लॉस जो होंगे उसका पब्लिक सेक्टर बैंक को सरकार गारंटी प्रोवाइड करेगी। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पावर सेक्टर था वो स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने पावर जनरेशन कंपनीज के ह्यूज फंड्स लेने थे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि कोविड-19 के समय में आपको पता है इंडस्ट्री बंद होने के कारण बहुत सारे बिजली के बिल उद्योगों ने भरे नहीं है, यहाँ तक जो डोमेस्टिक बिल हैं वो भी नहीं भरे जा सके। 2-3 महीने से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने फंड्स, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि जितने भी पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनकी पेमेंट समय पे नहीं हो रही है। उन ड्यूज को सरकार ने फिलहाल के लिए होल्ड पे रखने के लिए कह दिया है। तो जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी वो स्ट्रेस में चली गई, लेकिन पावर जनरेशन कंपनीज के पास पावर जनरेशन करने के लिए पैसे नहीं थे। तो सरकार की 2 ऑर्गेनाइजेशन है, वन इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अनदर इज रूरल इलेक्ट्रिफायर कॉर्पोरेशन, आरईसी और पीएफसी। जी हाँ, पीएफसी और आरईसी को कहा है कि आप इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 90,000 करोड़ रुपए दीजिए इन द शेप ऑफ लोन इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 45,000 करोड़ रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट इनके पास आएंगी। इसके जरिए वो जनरेशन कंपनीज को भुगतान करेंगी और इसको चलती रहेगी। फर्दर सीपीएससी जिनको will give a rebate to DISCOM on the condition that the same is passed to the final consumer as relief towards their fixed charges. इसके बाद एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, एक स्पेशल रिबेट दी जाएगी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट में, लेकिन उसकी कंडीशन यही होगी, वो इसी कंडीशन के साथ कि इस बेनिफिट को आज फिक्स चार्जेस जो कंज्यूमर को लगते हैं उसे फाइनल कंज्यूमर तक ट्रांसफर किया जाए। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं आपको। आज फैक्ट्रीज बंद रही लॉकडाउन के कारण, हमारे उद्योग बंद रहे, लेकिन हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल रहे क्योंकि फैक्ट्री बंद होने के बाद भी एक फिक्स चार्ज है जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमारे से कलेक्ट करती है। तो ऐसी दशा में क्या हुआ कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। अब सरकार ने कहा है कि हम तुम्हें रिबेट दे रहे हैं, लेकिन इस रिबेट का बेनिफिट आप फिक्स चार्जेस कम करके अपने फाइनल कंज्यूमर्स को रिलीफ दीजिए। तो हो सकता है आने वाले समय में कंज्यूमर्स को भी एक रिलीफ मिले उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि आपको फिक्स चार्ज भरने की कोई जरूरत नहीं। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर, ऑल सेंट्रल एजेंसीज लाइक से रेलवे,
Ministry of Road Transport and Highways, CPWD, will give extension of up to 6 months for completion of contractual obligation, including in respect of EPC and concession agreement. आपको पता है बहुत सारे हमारे जो वर्क फोर्स है, काफी लोग सारे सर्विस प्रोवाइडर वो रेलवे के वेंडर्स हैं या रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हाईवेज वालों के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मिलिट्री कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सेंट्रल एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए ले रखी है। तो गवर्नमेंट ने उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी करने की जो भी समय सीमा थी, जो इस कोविड-19 के समय में खत्म हो रही थी, उन सभी समय सीमाओं को, चाहे उन्हें फर्दर गारंटी सबमिट करनी है या कोई बैंक गारंटी देनी है या कोई वर्क कंप्लीट करना है या कुछ और इस तरह की ऑब्लिगेशंस हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की थी, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक भारी रिलीफ देते हुए उनकी सभी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की डेट को 6 महीने आगे बढ़ा दिया है। रिलीफ टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। आपको मालूम है कि एक हमारे भी रिसेंटली एक एक्ट आया था जिसे हम रेरा बोलते हैं, और जितने भी बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें रेरा में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था। रेरा के बहुत सारे कंप्लायंसेस उन्हें करने थे। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को एक बूस्ट देने के लिए, एक एनर्जी देने के लिए, एक वैक्सीन देने के लिए, एक बूस्टर डोज देने के लिए सरकार ने कहा है जहां पर भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नजदीक आ रही थी या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का टाइम पीरियड नजदीक आ रहा था या रेरा में रजिस्टर्ड होने की टाइम लिमिट प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो रही थी, तो यहाँ पर 6 मंथ तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और इसे 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट सिचुएशन। यानी अगर किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की डेट से मई में फॉल हो रही थी तो उसको 6 महीने का समय और मिल गया अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, या अगर स्टेट में पोजीशन ठीक नहीं है तो स्टेट चाहे तो इसे 3 महीने और बढ़ा सकती है। तो जितने भी हमारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं जो इस कोविड-19 के हमें स्ट्रेस से गुजर रहे थे, उन्हें एक रिलीफ मिली है कि आप इस समय सीमा में है आगे तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे बिना किसी पेनल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के। आपके ऊपर कोई हार्श एक्शन नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा इन बिल्डर्स को, इन रियल एस्टेट वेंडर्स को काफी सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी करने होते थे रेरा एक्ट के अंदर। इसकी समय सीमा को भी आगे बढ़ाने का सरकार ने घोषणा की है। अब टैक्स रिलीफ टू दी बिजनेसेस। टैक्स रिलीफ टू दी बिजनेसेस, द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड to charitable trust or non-corporate businesses and profession including proprietorship, partnership, LLP, cooperative shall be issued immediately। बिजनेसेस को लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए वो कह रहे सारे के सारे इनकम टैक्स रिफंड, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ड्यू थे, चाहे पार्टनरशिप फर्म को ड्यू थे, या नॉन कॉर्पोरेट चाहे बिजनेसमैन है चाहे प्रोफेशनल है उनको ड्यू थे, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को ड्यू थे, या हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को ड्यू थे, वो सारे के सारे इमीडिएटली रिलीज किए जाएंगे। सारे के सारे इमीडिएटली रिलीज किए जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कंपनी कॉर्पोरेट रिफंड्स की बात नहीं की है। सरकार ने जो प्रॉमिस किया है कॉर्पोरेट को छोड़ के तो बाकी सबका कर दिया, लेकिन कंपनी को ये लिक्विडिटी की राहत नहीं मिली है क्योंकि कंपनी के रिफंड ही हैवी रिफंड होते हैं, वहां ही करोड़ों में राशि फंसी हुई है। तो बड़े लोगों को राहत ना देते हुए अगेन सरकार ने एमएसएमई को ही राहत दी है कि आपके रिफंड हम इमीडिएटली इशू कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हबी के हबी टीडीएस के रेट्स रिड्यूस हो गए हैं, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। इससे 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी और आने वाली है। अब 2-3 छोटे छोटे चेंज जहां पे डेट्स पड़ेंगे। पहली डेट आपको मालूम है इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट 31 जुलाई थी, और जहां पर आपके अकाउंट्स ऑडिट होने थे वहां पर आपकी डेट 31 अक्टूबर थी। जी हाँ, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर थी इस साल।
की डेट, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स फॉर्म्स इस साल के जो सीबीडीटी रिलीज करता है उसका कुछ अता पता नहीं है। कब आएंगे कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत सभी सैलरीड एम्प्लॉइज को, सभी छोटे बिजनेसमैन को और उन बिजनेसमैन को जिनके अकाउंट्स ऑडिट होने हैं, सभी की रिटर्न भरने की समय सीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपकी रिटर्न की डेट अगर आपके अकाउंट ऑडिट नहीं होने हैं तो जो 31 जुलाई 2020 थी, और अगर ऑडिट होने हैं जो 31 अक्टूबर 2020 थी, सरकार ने उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया। सिमिलर एडजस्टमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कही है। आपको पता है आपके टैक्स ऑडिट कराने की डेट 30 सितंबर 2020 थी। इस साल का टैक्स ऑडिट कराने की समय सीमा 30 सितंबर 2020 थी। सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया है। एक स्कीम लेके आई थी सरकार जिसे विवाद से विश्वास कहा जा रहा था। विवाद से विश्वास स्कीम में आप बिना किसी एडिशनल पेमेंट के, जी हाँ, अब बिना किसी एडिशनल पेमेंट के, पहले अगर आपने ड्यू डेट के बाद भुगतान कर रहे थे, पहले ये 31 मार्च की, यानी अगर आपने 31 मार्च के बाद भुगतान करना था तो आपको 10% अतिरिक्त राशि देनी थी। और अगर आपने फिर ये डेट बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2020 कर दी थी। अगर 30 जून 2020 के बाद भुगतान करते हैं तब भी आपने एक्स्ट्रा 10% देना था। अब सरकार ने दो चेंज किए इस स्कीम में। पहला चेंज तो है कि विवाद से विश्वास की समय सीमा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 31 दिसंबर 2020 तक भी आपको कोई एक्स्ट्रा राशि पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ बदलाव और हुए हैं। जो हमारे इस साल के स्क्रूटनी के केस फिक्स होने थे असेसमेंट ईयर 19-20 के, जिसकी डेट थी 30 सितंबर 2020, सरकार ने उसे भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया। स्क्रूटनी में मेरी केस फिक्स होने की समय सीमा जो 30 सितंबर 2020 को एक्सपायर हो रही थी उसे बढ़ाकर सरकार ने 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। और 147, 148 के केस फिक्स करने की जो समय सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही थी उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। अब एक बात यहाँ पर समझने की है कि सरकार ने इस कोविड-19 की लड़ाई को कितना लंबा मान लिया है, जो 30 सितंबर 2021 तक के एक्सटेंशन देने की बात हो रही है। यानी सरकार अभी ये मान के चल रही है कि ये कोविड की जो लड़ाई है वो अभी हमें साल 6 महीने तो कम से कम और लड़नी है, तभी तो 30 सितंबर 2021 तक की एक्सटेंशन हो रही है। तो इट इज ऑल अबाउट टैक्स चेंजेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब 2-3 बातें और हैं जो इनके अलावा एमएसएमई सेक्टर के अलावा मैंने आपसे डिस्कस कर दी। उनमें है पहली है सर, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण हमारे सभी के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए। काफी टाइम से जो एजुकेशन है बच्चों को घर रह के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिसके कारण बच्चे भारी स्ट्रेस में हैं। हारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, उनके कैरियर का क्या होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के हमारे एजुकेशन सेक्टर को इफेक्ट करेंगे। इससे दो चीजों के कारण मैं डिस्कस करूँ। पहला कारण ये है कि इससे बच्चों को क्या होने वाला है, कैसे उनका कैरियर पे इफेक्ट पड़ने वाला है या बाकी चीजें होने वाली हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अब एजुकेशन के ई एजुकेशन हो जाने से बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसे भी हमें समझना चाहिए। किस तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री अब ग्रो करेगी उसको भी हमें समझना चाहिए। किस तरह से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ग्रो करेंगे उसको भी हमें समझना चाहिए। तो क्या चेंजेस आ रही हैं, कैसे उसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने 2 स्लाइड्स ली। एक तो एजुकेशन सेक्टर में ड्यूरिंग द कोविड-19 क्या चेंज हुए और पोस्ट कोविड-19 क्या होने वाला है।
यानी मैंने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म को 2 पार्ट में बांटा है। ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19, ऑनलाइन एजुकेशन पोस्ट कोविड-19। यानी एक बात तो तय होगी, अगर हम प्री और पोस्ट की बात कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग और पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने अब मन बना लिया है कि एजुकेशन सेक्टर में भी खुदा ना खास्ता कल को कभी ऐसा फिर होता है या इस तरह का संकट फिर आता है, तो हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म हो जिससे हम इस प्रकार की लड़ाई लड़ सकें। तो सरकार ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, जरा मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि भी इतना समय नहीं है हमारे पास। एक स्वयं प्रभा डीटीएच डायरेक्ट टू होम चैनल टू सपोर्ट एंड रीच दोस हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। सरकार ने एक डायरेक्ट टू होम चैनल बनाया, दैट इज कॉल्ड स्वयं प्रभा, जिसके जरिए क्लास 1 से लेके क्लास +2 तक के बच्चे अपनी स्कूल एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ये कोविड-19 आया तो बहुत सारे बच्चों के, गांव वाले बच्चों ने, दूर दराज में रहने वाले शहरों के बच्चों ने ये ऑब्जेक्ट किया कि हमारे पास कंप्यूटर कहाँ है, हमारे पास इंटरनेट कहाँ है, हमारे पास ब्रॉडबैंड की एक्सेस कहाँ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो सरकार ने उनकी सुनते हुए एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है, दैट चैनल इज कॉल्ड स्वयं प्रभा। अभी बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वयं प्रभा। इस चैनल के माध्यम से वो अपनी कंटिन्यू एजुकेशन कर सकते हैं। ये टीवी पे अवेलेबल है, ये हमारे दूरदर्शन का एक चैनल है और टीवी पे अवेलेबल है। जिनके घर में भी टीवी है, जो आज की डेट में सबके पास है, वो इसके जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सेकंड, provision made for telecast of live interactive session on the channels with expert from home through Skype। जो टीचर अपना रोजगार छोड़ बैठे थे या जिनके पास टीचिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मैं अभी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि अब हम लाइव इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे थे, वीडियो आ रही थी या क्लासेस आ रही थी, जिसे बच्चे हर दिन टीवी पे देखते देखते बोर हो जाते थे। अब लाइव इंटरेक्शन रहे, जिस तरह से हम ये वेबिनार कर रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वैसे स्काइप के थ्रू हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे, उनकी लाइव सेशंस की टेलीकास्ट करेंगे, जिससे कि बच्चों को कुछ इंटरेक्टिव कंटेंट मिल सके। इसके साथ साथ सरकार ने बात की है, हमारे डीटीएच ऑपरेटर, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर, जैसे टाटा स्काई है, एयरटेल है, उनके साथ भी हम वीडियो कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा कंटेंट घर घर तक पहुंचे, हम टाई अप कर रहे हैं और इस तरह के कुछ उपाय लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट ऑफ इंडिया टू शेयर एयर टाइम 4 आवर्स डेली ऑन द स्वयं प्रभा चैनल टू टेलीकास्ट देयर एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट। ये एक और अच्छा वेलकम स्टेप है कि दिन में 4 घंटे हर स्टेट को बोला है कि स्वयं प्रभा को एयर सैटेलाइट प्रोवाइड करें। एक और बड़ी चीज, सरकार ने एक डेडिकेटेड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था, डेट इज कॉल्ड स्वयं प्रभा के अलावा, डेट इज कॉल्ड दीक्षा। गुरु दीक्षा तो सुनी थी, दीक्षा, दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड दीक्षा। काफी टाइम से सरकार ने बना रखा था, लेकिन ये डेड पड़ा था। अभी 24 मार्च से लेके अब तक सर, सरप्राइजिंग है, इस प्लेटफॉर्म को 61 करोड़ बार हिट किया। यानी आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने कैरियर को लेके, एजुकेशन कंटेंट को लेके कैसे चिंतित हैं उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स। इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को 61 करोड़ बार हिट किया गया है सर। इसलिए ई कंटेंट को बढ़ाने के लिए जो हमारा एनसीईआरटी ई पाठशाला का एक नेटवर्क है गवर्नमेंट का, ई पाठशाला में 200 नई टेक्स्ट बुक्स जोड़ी गई हैं। इसके अलावा पीएम ई विद्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गवर्नमेंट एजुकेशन को टोटली ऑनलाइन करने के लिए पीएम ई विद्या के नाम से एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिससे हम डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए दीक्षा सभी स्टेट्स में ई कंटेंट या क्यूआर कोड बेस्ड इनेबल टेक्स्ट बुक्स होंगी। इस दीक्षा ऐप को, इस दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जिस तरह हम वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हम कह रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में ये कहा जाएगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ऐसा सरकार का नारा है। दूसरा, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप जो लिया है इस बार, वो स्टेप ये है कि क्लास फर्स्ट से लेके क्लास +2 तक, क्लास फर्स्ट से लेके +2 तक 12 नए चैनल आ रहे हैं।
1 चैनल पर क्लास सर, 1 चैनल पर क्लास। यानी हर क्लास के बच्चे को ये सोचने का हमें नहीं लगेगा कि अब कब हमें लगेगा, मेरा नंबर कब पढ़ने वाला है, मेरे वाला प्रोग्राम कब आने वाला है, मेरे क्लास का कब पढ़ाया जाना है। 12 चैनल होंगे, हर क्लास का बच्चा अपने हिसाब से अपनी पसंद का चैनल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली देख सकता है। उसके बाद रेडियो में भी, जिन लोगों में अभी तक टीवी भी नहीं पहुंचा है, उन इलाकों में ई एजुकेशन पढ़ाने के लिए सरकार रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का, पॉडकास्ट का सहारा ले रही है। स्पेशली ई कंटेंट डेवलप किया जा रहा है विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30 मई 2020। 30 मई 2020 तक 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज को अपने काफी सारे कोर्सेज ऑनलाइन स्टार्ट करने को लिए बोला गया है। जो ई एजुकेशन सेक्टर में जुड़े लोग हैं उनके लिए कंटेंट डेवलप करने की, लेक्चर्स की, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। क्योंकि जब 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज आगे आएंगी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने की, चाहे वो फाइनेंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आईटी के हैं, चाहे और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, चाहे ऑडिट के हैं, या जो ऐसे एरिया से रिलेटेड हैं जहां पर कॉमर्स या बिजनेस का ज्ञान जरूरत है, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कंटेंट डेवलपमेंट की, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाने की। तो ये एक कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो अभी अभी सीए बने थे और सोच रहे थे कि कुछ काम धंधा करेंगे, और कोविड-19 ने उनके सपनों पे पानी फेर दिया। उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉप 100 यूनिवर्सिटी विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट। किसी बोर्ड से कोई परमिशन नहीं लेनी है माय डियर्स। ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30 मई 2020। 30 मई 2020 तक ही आप देखेंगे काफी सारी कोर्सेज ऑनलाइन होने का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा मनोदर्पण के नाम से एक इनिशिएटिव लेके सरकार आ रही है, जिसमें जो बच्चे मानसिक रूप से स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक से मेंटेन नहीं कर रही हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए मनोदर्पण के नाम से कुछ इनिशिएटिव सरकार स्टार्ट कर रही है। एक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी मिशन चलाया जाएगा, जिसमें 2025 तक ये कोशिश की जाएगी कि ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिए जाएं, ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दे दिए जाएं जिस तक कि बिना पढ़े ही कोई भी बच्चा 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कर सके। कोई भी बच्चा या पढ़ा जो पढ़ा लिखा नहीं है, ताकि पूरे देश में साक्षरता के अभियान को चलाया जा सके, न्यूमेरिसी के अभियान को चलाया जा सके। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें भी कम से कम इतना ज्ञान दिया जा सके कि वो 5वीं कक्षा के बराबर पढ़े लिखे नजर आए। और ये 2025 तक होगा। उसके बाद रिफॉर्मिंग गवर्नेंस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कुछ चीजें सरकार ने की हैं एज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, इसमें सरकार ने पहले तो बताया कि 2014 में इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वां नंबर था, 142 रैंक था, जहां पर अब हम बढ़कर 142 से 63 नंबर पे आ गए हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया भी हुआ है कि इंडिया में अब एज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो समस्या वो खत्म होती जा रही है और हमने काफी इंप्रूव किया है। 142 रैंक से 63 रैंक पे आ गए हैं। इसका कारण है कि हमने बहुत सारी परमिट्स, बहुत सारी क्लियरेंसेस सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में डाल दी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कई सारे और चीजें लेके आ रही है, चाहे वो आपका जीएसटी है, चाहे एक दिन में कंपनी बन जाना है, चाहे सिंपलर डाटाबेस है। बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो सबसे अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भारत में अट्रैक्ट किया जा सके। इसमें कंपनी एक्ट के बहुत सारे सेक्शन की डीक्रिमिनलाइजेशन की है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी लॉ में आप देखते थे पहले बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जहां पर बहुत सारे ऑफेंस हमारे जो थे वो प्रोजिक्यूटेबल थे। वहां पर गवर्नमेंट ने उसे घटाया है, 16 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को इन हाउस पेनल्टी मैकेनिज्म में शिफ्ट किया है। दूसरा, आपने देखा
इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते ही 10 तरह की सर्विसेज आपको इमीडिएटली मिल जाती है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है और इंडिया में आके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो डिन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, लेबर रजिस्ट्रेशन, ईएसआई, ईपीएफ, फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब 10 तरह के जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते ही आपके हारे रजिस्ट्रेशन सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पे हो जाते हैं। इससे ज्यादा एज ऑफ डूइंग क्या होगी, अभी सरकार और आगे बढ़ने की सोच रही है। आपने देखा पिछले दिनों में डायरेक्टर डाटा इंडिपेंडेंट बैंक लॉन्च किया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डाटा बैंक लॉन्च किया गया, जहां पर कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटा बैंक में अपना नाम लिखवा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो सकता है। फॉरेन से आने वाली कंपनियों के लिए ये एक बहुत अच्छा डाटा बेस है जहां से वो ले सकता है। 14,000 से ज्यादा प्रोसिक्यूशन इनकम टैक्स में विड्रॉ की, कंपनी एक्ट में विड्रॉ की गई हैं। इसके अलावा कुछ एज ऑफ डूइंग के लिए बहुत अच्छे स्टेप सरकार ने लिए। रैशनलाइजेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन किया गया है। इसके अलावा भी आपने देखा सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने परमिट कर दिया था कि आप अपनी बोर्ड मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स, राइट इशू हारा का हारा थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक तो दोस्तों ठीक था कि मैंने बोर्ड मीटिंग सुनी थी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सुनी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, एजीएम सुनी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो। नाउ यू कैन लिस्ट योर राइट इशू, नाउ यू कैन लिस्ट योर राइट इशू थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। इट इज ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग, अभी आपने देखा आईबीसी का एक्ट आया था, आईबीसी के अंदर 221 केसेस अभी तक फाइल हुए थे, 44% रिकवरी अचीव की गई है 2016 से, जिसमें एडमिटेड क्लेम अगर ये हारे के हारे सक्सेस हो जाते हैं तो सरकार 4.13 लाख करोड़ रुपए रिकवर करने में सफल रहेगी, जिसमें से अभी 1,84,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ गए हैं। अब 29 फरवरी से पहले सरकार ने कोविड-19 में राहत देते हुए काफी सारे आईबीसीसी केसेस को विड्रॉ भी कर लिया है। इसके अलावा आपने अभी देखा कि एमएससी को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, फिर दोबारा एमएसएमई पे लौट रहा हूँ लास्ट स्लाइड में। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, पहले मैं समझाता हूँ क्या। एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत पहले क्या था, सपोज करो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और उसने किसी ऐसे क्लाइंट से जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है अपनी ऑडिट फीस लेनी है या प्रोफेशनल चार्जेस लेनी है, जिसकी राशि 2 लाख रुपए है। अगर वो राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो फाइनेंशियल डेटर था, उस कंपनी का फाइनेंशियल क्रेडिटर था। तो ऐसी दिशा में अगर वो कंपनी उसके ऑडिट फीस का या उसके प्रोफेशनल चार्जेस का भुगतान नहीं कर रही तो वो व्यक्ति भी बीइंग ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आईबीसी का दरवाजा खटका सकता था और उस कंपनी की लिक्विडेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता था, सिर्फ 1 लाख रुपए। और अगर ये समय सीमा अब रह जाती, अगर ये लिमिट अब रह जाती कोविड-19 के बाद, तो सारी की सारी एमएसएमई वैसी बंद हो जाती। जिस किसी ने भी 1 लाख रुपए देना है वो आईबीसी के दरवाजे पे पहुंचता, आईबीसी कहती भी एक्शन इनिशिएट कर लो, तो वो इंडस्ट्री नहीं मरती भी मर जाती। तो सरकार ने इस समय इस लिमिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दिया। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़, 100 टाइम की एक स्टेट फॉरवर्ड रिलीफ अभी दे दी गई है। उसके बाद स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमई अंडर सेक्शन 240A ऑफ द कोड टू बी नोटिफाइड सून। अभी तक कंपनी किस प्रकार से लिक्विडेट होनी है उसकी सारी प्रक्रिया तो नोटिफाइड होनी थी, लेकिन सेक्शन 240A जिसमें हम एमएसएमई कंपनी से कोई पैसे लेने हैं या एमएसएमई कंपनी के कोई बैंक डिफॉल्ट हैं, उनकी डिसोल्यूशन हमने करानी है, उनकी इंसॉल्वेंसी करानी है, तो उसका फ्रेमवर्क नोटिफाइड होना था सेक्शन 240A ऑफ आईबीसी एक्ट में, जो अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि इस आईबीसी जो कोड है, बैंकिंग आईबीसी कोड है, उसका सेक्शन 240A जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। यानी अब एमएसएमई कंपनी को भी ये सोचना पड़ेगा कि एक एमएसएमई अगर दूसरे एमएसएमई के पैसे नहीं दे रही तो उसके लिए भी लोग आईबीसी में जा सकेंगे। ये एक वेलकम स्टेप है
जिसमें एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के पैसे लेके ना बैठ जाए, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के पैसे ना मारे, छोटा लोग छोटे को ना मारे, या बड़ा तो छोटे को मारता ही है, उसके लिए प्रोडक्शन तो आ ही रही है, लेकिन छोटा भी छोटे को ना मारे, इसके लिए भी सेक्शन 240A आ रहा है। इसको हम अगेन जब ये प्रोविजन नोटिफाइड हो जाएंगे, डिटेल में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हर बात करेंगे, चाहे वो 1 लाख से 1 करोड़ लिमिट बनाने की बात हो, या कोई और प्रावधान हो, या सेक्शन 240A की बात हो, इसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अप टू 1 ईयर डिपेंडिंग अपॉन पैंडेमिक सिचुएशन। जितनी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, सरकार ने इसकी समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 साल तक आगे सस्पेंड कर दिया गया है। और डिफॉल्ट की डेफिनेशन भी चेंज कर दी है, इंपावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड कोविड-19 रिलेटेड डेब्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट। इंसॉल्वेंसी कोड में प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए जो डिफॉल्ट की परिभाषा थी, सरकार ने उसे भी चेंज किया है। और उसे चेंज करते हुए सरकार ने ये चेंज किया है कि अब कोविड-19 के कारण डिफॉल्ट के पर्पस के लिए कुछ चीजें जो कोविड-19 के कारण डिफॉल्ट में जा रहा है, उसे हटा दिया जाए। उसके बाद अगली चीज सर, कुछ एक और प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनी एक्ट डिफॉल्ट। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये ना हो कि हर चीज के लिए कंपनी एक्ट में, जैसे आपको मालूम है, बहुत छोटे छोटे प्रावधान थे, छोटी छोटी कमियों के कारण, इवन फाइलिंग डिफॉल्ट के कारण, बोर्ड मीटिंग होल्ड ना होने के कारण, एजीएम में डिले होने के कारण, वो डिफॉल्ट जो थे हमारे क्रिमिनलाइज्ड डिफॉल्ट बन जाते थे, जिसके कारण फालतू की मुकदमेबाजी होती रहती थी। तो सरकार ने एक और बड़ी बात की है कि ऐसे सारे सेक्शंस हम खत्म करने जा रहे हैं जहां पर छोटी छोटी गलतियों के कारण कंपनी एक्ट में डीक्रिमिनलाइजेशन होती थी। तो ऐसे 58 सेक्शन हटाने की बात हो रही है। पहले 18 किए थे, अब 58 ऐसे सेक्शन जहां पर ये आपके ऑफेंस जो होते थे क्रिमिनलाइज्ड माने जाते थे, उसे हटा रही हैं, ताकि जो हमारे एनसीएलटी हैं और क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उन पर भी भार घट सके। अब लास्ट में कुछ और एज ऑफ डूइंग के लिए बड़े बदलाव। अब इन्होंने क्या किया है, सेकेंडली कुछ की रिफॉर्म्स जो ये करने जा रहे हैं। पहला देखिए आप, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय इंडियन पब्लिक कंपनी इन परमिसेबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन। जो बड़ी कंपनी, इंडियन पब्लिक कंपनी अपने शेयर हिंदुस्तान के बाहर लिस्ट कराना चाहती हैं, उनकी डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए सरकार कुछ आसान प्रावधान लेके आ रही है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनके एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनी विच लिस्ट एनसीडी ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। यानी ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने एनसीडी इशू कर रखे हैं और वो एनसीडी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, तो ऐसी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएंगी। कुछ बदलाव प्रोड्यूसर कंपनीज के प्रोविजंस को लेके, जो हमने कंपनी एक्ट 1956 था, उसके हारे के हारे प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 में ले लिए थे, जो प्रोड्यूसर कंपनी के डिरेक्ट करते थे। ये भी एज ऑफ डूइंग के लिए एक स्टेप है। पेनल्टीज लोअर की जा रही है स्मॉल कंपनीज के लिए, 1 पर्सन कंपनी के लिए, प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। ये एज ऑफ डूइंग में फर्दर सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस वर्ल्ड और एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स और कंपनी लॉ और इनकम टैक्स चेंजेस, रिलेटेड चेंजेस, I have discussed with you. Still, if anything remains, you can ask me through questions. With this, thank you very much. Now I am handing over the session to Dr. Raj Chawla. थैंक यू मनोज जी, एज यूजुअल आप इतने अच्छे ढंग से चीजों को बता देते हैं कि बस मजा ही आ जाता है। सो आई एम थैंकफुल टू यू। हाँ, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगरा जी से, प्लीज ये क्वेश्चन परवीन सानी जी का। डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है? चावला जी, डिस्टर्बेंस कहाँ से है? डिस्टर्बेंस आ रही है वॉइस में सर। मेरे एंड पे डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो।
ठीक है, वॉइस ठीक है। आवाज डिस्टर्बेंस होता है। अब ठीक है सर, अब बोलिए। ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है कुछ। बोलो सर। तो प्रवीण सानी जी जी। का क्वेश्चन है, कंसेशनल पीएफ रेट्स एट द रेट ऑफ 10% आर ऑप्शनल और कंपल्सरी? सर आवाज नहीं आ रही। ये स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आ सर रहा है खुद सर, ही? आप पढ़ो पढ़ो। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ सर। हाँ जी, प्रवीण सानी जी का ये क्वेश्चन है, कंसेशनल पीएफ रेट्स एट 10% आर ऑप्शनल और कंपलसरी। सर ये जो क्वेश्चन आपने पूछा, सरकार ने कहा है कि 12% की जगह आप 10% कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी ऑप्शन है, आपके पास लिक्विडिटी, आप 12% कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो कौन रोक रहा है? सरकार ने तो लिक्विडिटी देने के लिए आपको एक ऑप्शन दी है कि आप 12% के पैसे नहीं है तो 10 दे दिए। अगर आपके पास स्टिल 12 है तो 12 दे, और ज्यादा दे सर, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन सुनील जी का है, डज द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल और आइदर ऑफ विल बी परमिटेड? सर अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम टर्नओवर क्राइटेरिया ऐड करना चाह रहे हैं। ये एंड होगा या और होगा, जब ऑर्डिनेंस आ जाएगा तभी क्लियर होगा कि बोथ कंडीशंस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इज टू बी सर्टिफाइड और एनी वन ऑफ टू इज टू बी सर्टिफाइड फॉर बिकमिंग एमएसएमई. It is to be still decided by government. Whenever the ordinance is notified or ordinance is bring out, then we will discuss again. सुनील जी की अगला क्वेश्चन है, only if there is a business then TDS TCS will be available, hence the amount estimated is like 4 grades. नेचुरल है सर, ये रिलीफ बिजनेसेस के लिए है। आज जो हमने डिस्कस किया वो बिजनेसेस पैकेजेस के लिए है, लेकिन आम आदमी को फायदा इसका इस तरह से मिल रहा है कि टीडीएस टीसीएस अगर कम कटा, मेरा अगर से हाल में 1 करोड़ रुपए की पेमेंट आती है और 10% के स्लैब में हूं, तो मेरा पहले 10 लाख रुपए टीडीएस कट जाता था, अब मेरा 7.5 लाख रुपए कटेगा सर, तो 2.5 लाख रुपए मेरे हाथ में लिक्विडिटी आ गई। तो सरकार, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल को ही नहीं मिला। अगर बिजनेसमैन आपका कम डिडक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी 5 करोड़ की पेमेंट आती है और 2% 10 लाख रुपए उसका टीडीएस कटता है, उसमें 25% की रिबेट लगा दीजिए, उसके 10 लाख पे 25% कट गया तो 7.5 लाख रह गया सर। तो डेफिनेटली इट विल गिव लिक्विडिटी टू द स्मॉल पर्सन्स आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीए मनीष कांडा, प्लीज एडवाइस द प्रोसीजर टू अवेल द बेनिफिट। विच बेनिफिट दे आर टॉकिंग अबाउट? क्लियर नहीं है चावला जी ये क्वेश्चन। चलो मनीष कांडा जी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो ये क्वेश्चन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे तो हमारे गेस्ट स्पीकर मनोज लांबा जी आपको रिप्लाई दे देंगे जी। What about if we have no outstanding loan as on 29th February 2020 and turnover less than 100 crore, whether we are eligible for applying as fresh loan? सर जो 3 लाख करोड़ रुपए का फंड है, मैंने बड़े क्लियरली बताया, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनका आउटस्टैंडिंग लोन है 29 फरवरी को और अकाउंट का स्टेटस स्टैंडर्ड है। अगर आपका अकाउंट का स्टैंडर्ड नहीं है स्टेटस और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है तो आप इस 3 लाख करोड़ रुपए में कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। फ्रेश लोन के लिए और स्कीम्स हैं, चाहे मुद्रा है, चाहे मेक इन इंडिया है, या कुछ और स्कीम्स लोन की हैं एमएसएमई के लिए जिसका बेनिफिट लगा सकते हैं, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए का जो बेनिफिट है उन्हीं एमएसएमई को है जिनके आउटस्टैंडिंग है लोन 29 फरवरी 2020 को और जिनके अकाउंट की नेचर स्टैंडर्ड है। सर नेक्स्ट योगेश जी पूछ रहे हैं, इस स्कीम इज अवेलेबल फॉर एवरी एंटिटी लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म हु आर कवर्ड अंडर एमएसएमई? यस, एवरी रजिस्टर्ड एमएसएमई हु हैज आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 29 फरवरी 2020 विद इन द रीजनेबल ब्रैकेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, वेदर इट इज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और एनी अदर्स। मंजीत जी आप हेल्प करो। सर इन केस मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल एमएसएमई आर मोर देन 3 लाख करोड़, देन व्हाट विल हैपन? सर सरकार ने फंड बनाया है, कैलकुलेशन करके बनाया होगा,
45 लाख यूनिट उन्होंने काउंट कर लिए हैं जो स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो उन्होंने जो प्रावधान किया वो कैलकुलेट करके ही किया होगा, ऐसा नहीं होगा कि 3 लाख करोड़ खत्म हो जाए। Next question, CA Manish Kanda ji. जी Further, is NBFC will also provide the same facility, and the existing facility is on 29th Feb. Should be term or CC or both? Sir, from the plain reading of press release as issued by the Finance Ministry, it seems that both CC and term loan will be counted for the purpose of calculating the limit of 20%. But yet the scheme is to be notified. We have to wait to see whether both are covered or only CC limits are covered. Next question, CA Yogesh Bangia ji. Is If there there any is any specific benefit given to advertisement company like contractors, there is no specific announcement regarding advertisement companies, but government contractors. If you are a government contractor and you are providing advertisement services like to defense or railway or any other government department, your timeline to completing all the contracts or all the compliances is extended by 6 months. लांबा जी, आपकी पीपीटी और क्वेरी के लिए मैं आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दूं इधर? डाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर बता दीजिए अपना। 9355371639 371639। 1639। ईमेल आईडी भी बता दीजिए। जिन मेंबर्स को पीपीटी चाहिए वो आपको मेल डायरेक्ट करके भी आपसे ले सकते हैं, या क्वेरीज है उसको। MLC, M for Manoj, L for Lamba, C for company, _CA @redifmail.com। हेलो सर, मैंने आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जिस किसी को भी आपसे कोई क्वेश्चन रह भी जाएगा वो आपसे फोन करके भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, पीपीटी मुझसे भी ले सकते हैं, लांबा जी से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मंजीत जी। हाँ जी सर, CA अशोक गंगवाल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर, इट मींस गवर्नमेंट हैज कंफर्म्ड दैट दे वर होल्डिंग लेजिटिमेट इनकम टैक्स रिफंड्स एज वेल एज MSME पेमेंट्स बियॉन्ड 45 days विदाउट एनी वैलिड रीजन। क्वाइट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर, ये तो देखो, कोविड-19 जहां हम कह रहे हैं ना आपदा से अफसर की तरफ लेके जा रहा है आपकी तरफ, तो आपको पता है अभी गवर्नमेंट किस हालात में थी। मंदी तो पहले भी थी, रिफंड पेंडिंग थे, गवर्नमेंट पेमेंट भी लेट होती थी। हम तो खुद मान रहे हैं कि ऐसा होता था, लेकिन शुक्र करिए कि आपको दे रहे हैं वापिस। अगर अब भी ना देते तो क्या करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, CA अशोक गंगवाल जी। Is the term turnover defined for new criteria of MSME registration? सर, अभी ऑर्डिनेंस आना बाकी है, टर्नओवर डिफाइन होगी नहीं होगी अभी देखना पड़ेगा सर। संदीप गोयल जी, सर्विस प्रोवाइडर इज ऑपरेशनल क्रेडिटर नॉट अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। हाँ ठीक है सर, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है सर। संदीप गोयल जी, इंटेंट ऑफ IBC इज a resolution. Yes, the intent of IBC is resolution, sir, not to liquidate the company. First, there are two intention of IBC Act. First is to resolve the issue. If the issue is not resolved by any means, then we have to go for liquidation. Sandeep Goyal ji, this is not yet clear what will be excluded for one year. Yes, sir, yet it is to be notified. All the ordinance has to be notified soon. ट्रांस मिनिस्टर ने खुद बोला है कि जल्दी जब ऑर्डिनेंस आएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आप देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज था जिसे अनाउंस करने में रोज की 1 घंटे की प्रेस रिलीज में 5 घंटे लगे। तो बजट की स्पीच ही हमारी 2 या 2.5 घंटे की होती है, तो बजट से बड़ा बजट था। और अभी कोई फॉर्मल एक्ट नहीं आया, कोई वो नहीं आया, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। तो इसके लिए जो ऑर्डिनेंस आने वाला वो कितना बड़ा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। Next question, Gaurav Gupta ji.
Is there any date extension for e-TDS returns and SFT filing due on 31st May 2020? सर ये 24 मार्च 2020 को जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि 29 जून तक जो भी रिटर्न आपकी ड्यू हैं, चाहे वो एसएफटी है, चाहे टीडीएस है, चाहे इनकम टैक्स है, जो 29 जून तक फाइल एंड ड्यू हो रही हैं, उन सब की डेट 30 जून हो गई थी। अब सिर्फ जो अब एक्सटेंशन फर्दर मिली है वो इनकम टैक्स के लिए मिली है, यानी टीडीएस की रिटर्न की डेट, एसएफटी की डेट अब भी 30 जून मानी जाएगी। Next question, CA Ashok Gangwal ji. Is extension of 6 months to real estate who also allowed to the projects which are already in default? सर जहां तक ये रेरा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया है, जहां तक मैं समझ पाया हूं प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद, उन प्रोजेक्ट के लिए है जिनकी डेडलाइन इस कोविड लॉकडाउन के बीच में खत्म हो रही थी। जो ऑलरेडी डिफॉल्टर उनको बेनिफिट कैसे मिल सकता है? मान लो कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेट मार्च 20 से लेके जून 20 के बीच में आ रही है, तो उनका टाइम पीरियड 6 महीने बढ़ाया गया है, और अगर फिर भी लगता है कि कोविड खत्म नहीं होता तो 3 महीने और बढ़ाया जाएगा। जो पहले ही डिफॉल्ट में है, जिनकी पहली डेट कंप्लीट हो चुकी, उनको ये बेनिफिट नहीं है। Next question, Sakshi Arora. Can a company avail benefit of the scheme if it takes registration under MSME after 30th May 2020? सर मैम 2 स्कीम है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो पहले एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, जो पहले एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट नहीं है, तो उनका आउटस्टैंडिंग भी नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग नहीं होगा तो 3 लाख करोड़ का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन जो 50,000 करोड़ के इक्विटी इन्फ्यूजन की बात आई है, वहां आपके लिए स्कोप है। वहां पे आप दरवाजा खटखटाइए, वहां पे आप 13/5/20 तक अपनी नई कंपनी रजिस्टर कराना है, आप उसका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लीजिए, उसकी लिस्टिंग चाहते हैं, उसके लिए लोन चाहते हैं, उसके लिए इक्विटी चाहते हैं, तो जो दूसरे 50,000 करोड़ है वहां पे अपना हाथ डालिए, अभी 3 लाख करोड़ में ना डालें। Next question, Manoj Rawat ji. At present, what benefit to available to company covered in MSME but have taken registration now? Same. सर एमएसएमई में कवर तो थे, लेकिन आपने अपनी एलिजिबिलिटी बताई नहीं। आप सीए तो हो, सीओपी लिया नहीं, तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सेम वे में एमएसएमई तो एलिजिबिलिटी तो बनती थी, एमएसएमई लिया नहीं, तो कहां बेनिफिट मिलेगा? Next question, Sandeep Goyal ji. Since the definition of MSME is changed now, it is necessary to have MSME registration to avail the benefit. एमएसएमई हर डेफिनेशन चेंज हुई है, किस डेट से चेंज करते हैं और स्कीम में क्या आता है, ये सारी बातें अभी देखनी बाकी हैं, क्योंकि अभी तो अनाउंसमेंट हुई है कि हम डेफिनेशन चेंज करने जा रहे हैं। किस डेट से वो सेक्शन नोटिफाइड होगा, वो देखने की बात है अभी सर। Vikas Gupta ji. Reduced TDS rate will result in more advanced tax. How it will improve liquidity? सर टीडीएस रेट का मतलब ये नहीं है, एडवांस टैक्स का रेट भी आपने घटा दिया। टीडीएस तो डिडक्टर को लिबर्टी दे रहा है आपको, जो पेमेंट आपकी स्टेक पे लगनी थी, जो पेमेंट आती थी वो है। एडवांस टैक्स तो हर ये टीडीएस किन का कटता था? जिनका लोग गवर्नमेंट को लगता था कि टैक्स रेट स्टेट पे एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं तो इनकम स्केप असेसमेंट हो जाएगी, तो वहां पे टीडीएस के प्रोविजन थे। एडवांस टैक्स तो उन लोगों के लिए जिनका टीडीएस काटने के बाद भी कोई लायबिलिटी रह जाती है, और अगर आपने यहाँ पे कम लिक्विडिटी एंजॉय की है और वहां पे 9% ब्याज देना भी पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Mukul Singh, sir, what is the meaning of mother fund and daughter fund? हाँ जी, मुकुल जी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि मदर फंड और डॉटर फंड क्या है। मदर जैसे कि उम्र में बड़ी होती है और डॉटर छोटी होती है, तो सरकार ने ये कहा कि 10,000 करोड़ का हमने एक फंड बना दिया, दैट फंड इज कॉल्ड मदर फंड। उसके नीचे 4 छोटे छोटे फंड बनेंगे, वेंचर कैपिटल के माध्यम से, इन्वेस्टर्स के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, बाकी लोगों के माध्यम से। दैट फंड्स आर कॉल्ड डॉटर फंड। टोटल मिला के एक फंड हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे फंड्स ऑफ फंड्स। उसमें 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। उस 50,000 करोड़ में से हम वो एमएसएमई आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें इक्विटी की जरूरत है, और अगर हमें ये लगता है कि इनकी इक्विटी में पार्टिसिपेट हम कर लें तो ज्यादा बढ़ेगा। अभी तक आप देखिए क्या होता था, बड़े बड़े कंपनीज में सरकार पैसा लगाती थी,
आज पहली बार हिंदुस्तान में बात हुई है कि छोटे एमएसएमई में सरकार पैसा देगी, लोन के रूप में नहीं, लोन के रूप में नहीं देगी, इक्विटी के रूप में देगी सर। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनीज में भी इक्विटी की बात, छोटी कंपनियों में भी इक्विटी देने की बात कर रही है सरकार। यानी सरकार आपके छोटे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे व्यापारी जो है उनके हाथ हिस्सेदारी कर रही है, उनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। तो एक बहुत वेलकम स्टेप है सर ये। से लोन तो मेरे को वापस करना होता था, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो ये तो इक्विटी थी, जैसे मेरा डूबा आपका भी डूब गया। तो यहां सरकार प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेगी कि कहां मेरे को इक्विटी इन्फ्यूज करनी है, कहां नहीं करनी। Next question, Suresh Chauhan ji. Whether industries specified in Schedule 1 of Industrial Development Act 1951 is eligible to register under MSME or any manufacturing company? Any person engaged in manufacturing activity which are mentioned in NIC code, एक कोड की लिस्ट है गवर्नमेंट की। Any person engaged in manufacturing activity as mentioned in this NIC code, if you fall in any of this NIC code, you are eligible for MSME registration. No further requirement is there. Next question, Mukul Singh. What's the meaning of subordinate debt? Yes, subordinate debt means डेप्ट को सपोर्ट करने के लिए डेप्ट। ये सबॉर्डिनेट डेप्ट का कंसेप्ट कहां पे आया है? जहां पर अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं, वहां पर सरकार ने क्या कहा कि एक अकाउंट पहले ही खराब है, पहले ही डूबा हुआ पैसा है, डूबे हुए पैसे को बाहर निकालने के लिए और पैसा डालना, दैट इज सबॉर्डिनेट डेप्ट। हमें अपने डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए जब मैं और पैसा इन्फ्यूज कर रहा हूं अप टू द 15% ऑफ एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग, इट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट डेप्ट। Next question, Mukta Agarwal. So what is your take on rent to be paid by any type of business which operate on small margins? Government has not addressed force majeure as yet. सर रेंट वाली एक प्रॉब्लम है। अब जो मकान मालिक है वो भी अपनी जगह ठीक है, एक को लिक्विडिटी से निकाल रहे हैं, दूसरे को लिक्विडिटी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो ऐसा भी ठीक नहीं है ना। अब एक पर्सन है जिसकी मार्केट पूरी रेंट पे थी, उसकी अर्निंग का साधन यही था कि किराया आता था और खाता था। सरकार ये तो कह रही है कि डेफरमेंट कर दो, ये कहे कि किराया माफ कर दो, तो बैंक वालों को भी कह रहे कि कल को लोन ही माफ कर दो, फिर तो कहां से चलेगा? तो एक को लिक्विडिटी से निकालना, दूसरे के डालना, जनता तो सारी देश सरकार के लिए एक जैसी है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की कोई अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आएगी कि भी किराया माफ हो जाए आपका। Next question, Alok Consultancy Clinic. If we take MSME registration, whether subsidy is applicable for business specific or shall we go to big office for the subsidy? सर सब्सिडी अलग चीज है, ये 3 लाख करोड़ का पैकेज आया, ये अलग स्कीम है। अगर आपके जो लोन हुए हैं सीटीजी एमएसएमई स्कीम में हो रखा है तो वहां पर 25% तक की सब्सिडी मिलती है, तो वहां पे आप उस सब्सिडी के लिए अलग से जो सब्सिडी वाला डिपार्टमेंट है वहां पे केस अपना मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मुक्ता अग्रवाल जी, कमर्शियल रेंट। ये पुराने वाले का कंटिन्यूटी है जो उन्होंने पूछा था ना रेंट के वाली बात। मेरे को नहीं लगता कि रेंट माफी होगी, क्योंकि बहुत लोगों की फैक्ट्रियां भी जो है रेंट पे ही थी, वो अपनी जो आजीविका वो रेंट से ही कमा रहे थे। इस समय में मंदी पहले ही बहुत थी, कुछ लोगों ने पूरे के पूरी यूनिट रेंट आउट कर रखे थे, तो रेंट की लोग छोड़ देंगे लेकिन रेंट माफी नहीं होगी सरकार की तरफ से। सो थैंक यू ऑल द मेंबर्स अटेंडिंग द प्रोग्राम। और नाउ आई रिक्वेस्ट मनोज लांबा जी कि जो इन्होंने शुरू में बताया था कि कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो क्योंकि हमारे पास अभी 5-10 मिनट का टाइम है तो बेटर है कि हम अपने मेंबर्स को उसके बारे में भी अवगत करा दें ताकि किसी का फायदा हो जाए उससे। जी सर, हमने एक अपना ऐप डेवलप किया है अंडर द नेम एंड स्टाइल टैक्स मित्रा। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, और इस ऐप का एक ही उद्देश्य है कि इस ऐप के जरिए हम सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड कर सके।
सारा कुछ ऑनलाइन इसमें होगा, उसको आपके ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आज कोविड-19 का टाइम चल रहा है, छोटी छोटी दिक्कतें लोगों को आ रही है, जैसे ETDS रिटर्न सबमिशन की बात करते हैं, पैन एप्लीकेशन की बात करते हैं, टैन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, अब इस MSME रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम है। मतलब जो छोटी 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 चीजें हैं जो कभी जिसके लिए क्लाइंट हमारे ऑफिस में विजिट करता था, वो सारी सर्विसेज इस ऐप के थ्रू आप ले सकते हो। और कुछ एक सर्विसेज में हमारे पास एक एसोसिएट पैनल हमने बनाया है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हमारे साथ जुड़ेंगे या कोई भी कंसल्टेंट एडवोकेट या बाकी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और से कोई पर्सन है एक पर्टिकुलर काम नहीं कर दिया, जैसे मैंने कालारा जी का एग्जांपल दिया था कि से वो ट्रेडमार्क का काम करते ही नहीं है। अगर ट्रेडमार्क का कोई क्लाइंट हमें वो रेफर करते हैं और हमारे ऐप के थ्रू वो सर्विस लेता है, तो कुछ प्रोपोर्शन हम उसके साथ शेयर करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे ऐप में दी हुई है। तो ऐप इज वेरी गुड, और इसकी एक सबसे अच्छी फीचर इसके अंदर हमने लॉन्च किया है जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है चावला जी, वो है हमें डिजिटल ई लॉकर। डिजिटल ई लॉकर के अंदर क्या है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ई स्टोर कर सकते हो, आपका अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, LIC रिसिप्ट और इम्पोर्टेंट पेपर, सर्टिफिकेट्स, जो भी है आपका वो सिक्योर्ड मोड में है। जैसे ATM में पैसा पड़ा होता है, बैंक में पैसा पड़ा होता है, 2 पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पहले इनिशियल पासवर्ड ऐप का है, उसके बाद ई लॉकर का अलग से पासवर्ड है, फिर एक पिन है, इवन आई कांट सी डेट क्या आपने अपलोड किया। जिसके पास उसका पासवर्ड है, पिन है, वही लोग उसको देख सकते हैं और वहीं से शेयर कर सकते हैं। और आज के इस डिजिटल टाइम में मैं इसको और इनहांस करने जा रहा हूँ। जैसे अब कोविड-19 के हाथ हमें रहना होगा, जैसे बातें हो रही हैं इसी के हाथ जीना होगा, तो हमें अपने जो छोटे CA हैं उनके ऑफिस की डिजिटलाइजेशन करनी होगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी ऑफिस की सारी फाइल्स, आज हम काम क्यों नहीं कर पा रहे, हम कहते हैं यार वो फाइल तो मेरे ऑफिस पड़ी है, वो डॉक्यूमेंट तो मेरा वहां है। अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरे ऐप में अवेलेबल होता, जो आज मैं सोच रहा हूँ, तो आपको अपना ऑफिस कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में है ऑपरेट कर सकते थे। तो एक सर्विस हम इसमें और ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ CA प्रैक्टिस। तो उसमें आपके क्लाइंटों की जितनी भी फाइलें हैं उसे हम एक यूजर ID और पासवर्ड दे देंगे, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड ई फॉर्मेट में वहां अवेलेबल है। जैसे इनकम टैक्स वालों ने आपको इनकम टैक्स का यूजर ID और पासवर्ड दे रखा है, सेम हमारे ऐप में आपको एक यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा, और आपकी क्लाइंट की टोटल फाइल, चाहे उसमें इनकम टैक्स रिटर्न हैं, चाहे चलान हैं, चाहे और रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन क्लिक ऑफ ए माउस। तो अभी इस पे सोच वही है। तो अभी तो रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि इस ऐप को आप डाउनलोड करें, इसमें जितनी भी कमियां आ रही हैं अभी, क्योंकि नई चीज है, नया कंसेप्ट है, हम भी सोच रहे हैं, तो उसमें कितना बढ़ा जा सकता है आगे ही है। एक क्वेश्चन भी आया है संतोष केशव जी का कि आप ICAI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये ऐप अलाउड है। तो ये तो एक आपको प्लेटफॉर्म है, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ये काम कर रहे हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ये काम नहीं कर रही। तो ये तो एक फैसिलिटी डेवलप की गई है, अगर आपको लगता है कि आप इससे यूज कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है कि एक एडिशनल फैसिलिटी हमने बनाई है। जैसे आप रिटर्न भरने के लिए KDK का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं, बिजी यूज करते हैं, और ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इट इज सेम लाइक ए सॉफ्टवेयर। इफ यू विश टू अडॉप्ट इन योर प्रैक्टिस यू कैन यूज, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट यू डोंट यूज। तो ये कुछ चीज थी, अगर जो यूज करना चाहते हैं और उसके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ भी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है मंजीत जी। हाँ जी सर, संतोष केशव जी पूछ रहे हैं, आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट क्लाइंट आस्किंग अबाउट बेनिफिट टू MSME, कैन यू लिस्ट सम स्कीम एप्लीकेबल टू MSME? सर स्कीम्स के ऊपर तो पूरा एक लेक्चर बनाना पड़ेगा, एक वेबिनार और करना पड़ेगा, क्योंकि MSME के लिए इतनी सारी स्कीम्स हैं। एक स्कीम सिर्फ मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से हर आदमी को MSME में जाना चाहिए। आज की डेट में पेमेंट का सबसे बड़ा लोचा है, हर आदमी दूसरे आदमी को सप्लाई करता है, उसके बाद पेमेंट नहीं मिलती। तो MSME एक्ट के अंदर एक प्रोटेक्शन है कि अगर एक MSME दूसरे MSME की 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता तो उस पैसे को आपको विद ब्याज दिलवाया जा सकता है। एक्ट के अंदर इटसेल्फ प्रावधान है, मतलब 45 दिन आपने उसको 60 दिन का क्रेडिट दे दिया वो अलग बात है, 90 दिन का क्रेडिट दे दिया अलग बात है, लेकिन आपने क्रेडिट 30 दिन का दिया और उसने 45 दिन तक पेमेंट नहीं की,
तो ऐसे में 1.5% तक के ब्याज का प्रावधान है। आपकी जो पेमेंट जितने दिन लेट हुई है, बाय इन्फोर्सिंग इन द कोर्ट मैटर इन द कोर्ट, यू कैन क्लेम द इंटरेस्ट आल्सो। और कोर्ट आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इस समय इसको पेनलाइज भी किया जा रहा है, उनको जेल भी हो सकती है जो लोग आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ऐसे प्रावधान है इस एक्ट में। तो कम से कम अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। और अभी एक फैसिलिटी लॉन्च किया, आप टीवी पे ऐड भी देख रहे हैं, ट्रेड्स करके गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। उसमें क्या है कि मेरा यूनिट एमएसएमई रजिस्टर्ड है और मैंने किसी को माल सप्लाई किया, वो भी उसमें ट्रेड्स में रजिस्टर्ड है, उसने 45 दिन में मेरी पेमेंट नहीं दी, तो मैं वहां पे कंप्लेंट डाल देता हूँ। तो वो सारी दुनिया को दिखेगा भी ये पर्सन ऐसा है जो पेमेंट नहीं कर रहा लोगों की, भी ये डिफॉल्टर पार्टी है, उसका सिबिल वहीं से चेक हो जाएगा, तो उससे कोई डील ही नहीं करेगा। तो इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को ही अवेलेबल है। तो आज के टाइम में हर इंडस्ट्री को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए तो जरूर जाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है उसका फायदा जरूर उठाओ, और थोड़ा बहुत है नहीं है, बहुत कुछ है। थैंक यू मनोज जी, आपका एक और सेशन एमएसएमई में जरूर कराएंगे क्योंकि बहुत बेनिफिट चीजें हमारे बिजनेसमैन के लिए। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट आयशा रहमान जी टू प्लीज प्रेजेंट फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। Allow me, before concluding, I would like to ask one question. Definitely, ma'am, please. Sir, am I audible to you, sir? Yeah. Yes. Sir, am I audible? Yes, ma'am, yes. Sir, if you allow me, before concluding, I want to ask one question. Yes, definitely, ma'am. Yes, please. सर, जो आप ये बता रहे थे कि टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड मिले हैं सबको, तो ये जो मिल रहे हैं इसमें सर्विस टैक्स रिफंड नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके वजह से पुराने आप जीएसटी की बात हुई है। सर्विस टैक्स रिफंड की बात नहीं की गवर्नमेंट ने, सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड्स की बात की है। क्योंकि सर बहुत से केसेस तो ऐसे हमारे काफी नजर में आए हैं जिनके सर्विस टैक्स के रिफंड्स भी काफी पेंडिंग है। और जैसे कि तो अब ये इन्होंने सबका विकास स्कीम जो निकाला था फॉर द आउटस्टैंडिंग डिमांड क्लियर करने के लिए निकाला था बेसिकली, नॉट फॉर द रिफंड। तो जिनके रिफंड अटके हुए हैं उसके लिए तो सर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप ही नहीं लिया है। आप जीएसटी रिफंड की बात कर रहे हैं मैम, और सर्विस टैक्स को तो भूल ही गए इस समय। नो सर, आई एम आस्किंग फॉर द सर्विस टैक्स रिफंड सर। हाँ जी, सर्विस टैक्स के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है। Okay, thank you, sir. I think now it's time to end our discussion. First of all, I would like to thank CA Raj Savla sir for giving me an opportunity to be a part of today's webinar. And sir, it's a very good initiative that you have taken to conduct webinars at this pandemic time the world is going through. And on behalf of all of us, I thank CA Manoj Lamba sir for giving us the good understanding on today's subject. I would also like to thanks to the professionals who watched this webinar, and thank you so much, sir. Thanks. Stay safe. Thank you Manjeet ji, thank you everyone, Sunil Kalra ji, thank you Manoj ji, thank you Aisha ji, thank you sir.